भूमि पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं और इसीलिए हमने थोड़ा कट शॉर्ट करके प्रोग्राम करना पड़ा। ज़्यादा लंबा मैं भी आपके बीच में नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ बातें आपके बीच में मैं जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे समय हम यहाँ बैठे हैं जब सरकार के 4 साल पूरे हो गए और 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको याद है, और ये मैं नहीं कह रहा या हम नहीं कह रहे कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी वाले, अभी पीछे आपको याद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे हरियाणा में। 2 दिन के लिए उनको आना था, 2-3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन का तो प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया। आपको याद है गोहाना में रैली थी, कैंसिल हो गई थी ना रैली, तो आदमी था ही नहीं तो वो तो भालू बताएगा वो क्यों कैंसिल हुई थी। क्योंकि वो ये आया कि भाई ठंड ज़्यादा थी और बोला बूंद पड़ रही थी, लेकिन ठंड तो सबसे ज़्यादा थी। तो भाई पानीपत में जब हमने रैली करी थी जनवरी में, पूरे साल का सबसे ठंडा दिन तो वो था। कैंसर तो उस दिन होनी चाहिए थी, उस दिन तो दिन भी नहीं निकला, मतलब उस दिन तो सूरज नहीं निकला था सारे दिन। लेकिन चलो, उसके बाद आए अमित शाह, 2-3 दिन हरियाणा में मेरा प्रोग्राम रहे, और जाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों के कार्यकर्ताओं से भाई तैयार रहो, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि उनको समझ में आ गया कि लोकसभा के बाद ये सरकार हरियाणा में चलेगी नहीं, साथ करवाओ इलेक्शन, लोकसभा चुनाव के बाद तो इनका जो है भाई सरकार के पंजे उखड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, आप सारी बात जानते हैं। तो 1 साल रह गया, 1 साल 4 साल किसी भी सरकार की नीयत देखने के लिए, नीति देखने के लिए और जमीन पे परिणाम देखने के लिए 4 साल बहुत होते हैं। 4 साल सरकार के होते हैं, आखिरी 1 साल लोगों का मंथन करने का, सोच विचार के फैसला करने का होता है, और विपक्ष का लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखने का होता है। इस सरकार को तो 9 साल हो गए। खट्टर सरकार 2014 में बनी थी, 5 साल पहले, और 4 साल अब। ये जो 9 साल की जो सरकार हरियाणा में, इस सरकार में हरियाणा आगे गया कि पीछे गया आप मुझे ज्यादा जानते हैं। जो हरियाणा 2014 से पहले, जब खट्टर सरकार बनी, उससे पहले का अगर हम समय याद करें तो ये हरियाणा पूरे देश में, अपना प्रदेश विकास के मामले में देश में सबसे आगे के प्रदेशों में हरियाणा की गिनती होती थी। प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में हरियाणा नंबर 1 था, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा की गिनती सबसे पहले होती थी। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, चाहे 100-100 गज के प्लॉट का उस समय की नीति चल रही हो, चाहे मकान की नीति चल रही हो, इंदिरा आवास योजना की, हरियाणा देश में सबसे आगे आता। सबसे ज्यादा पेंशन, बड़े बुजुर्गों की पेंशन सबसे ज्यादा उस समय हरियाणा में थी। ये 2014 से पहले का समय, कांग्रेस की सरकार थी उधर साहब के समय। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, खट्टर सरकार आई। इन 9 साल में जो प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे था, आज आपके सामने विकास की पटरी से तो उस प्रदेश को उतारने का इनने काम किया। विकास के मामले में तो नीति आयोग बता रहा है, हम नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि ये सरकार 19वें पायदान पे है विकास दर में। विकास में तो पिछड़ गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम इस सरकार। आज जो दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं, बेरोजगारी में हरियाणा देश में सबसे नंबर 1 पे पहुंचा दिया खट्टर सरकार ने। दिल्ली के 3 तरफ, हम तो रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए हरियाणा में तो पूरे देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आनी चाहिए। हरियाणा तो देश में सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, क्योंकि ना सरकारी नौकरी निकल पाई। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद समाप्त कर दिए खट्टर सरकार ने। हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार, केवल केंद्र सरकार पीएसयूज और जो बड़ी बड़ी सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको किसी बड़े उद्योगपति घराने के हवाले कर रही है। पोर्ट को, एयरपोर्ट को, रेलवे को, केवल केंद्र सरकार ही नहीं। ये नीति यहां तक लागू है। हरियाणा के अंदर भी 2 लाख सरकारी रोजगार समाप्त कर दिए सरकार ने। 9 साल से कोई शिक्षकों की तक भर्ती नहीं हुई। बच्चों को स्कूल के आगे बैठना पड़ा। आपने देखा पीछे स्कूल बंद करने की कगार पे आगे बहुत से हरियाणा सरकार। तो ना सरकारी रोजगार, समाप्त किए पद, और जो पद निकाले गए, जो भर्तियां निकाली गई, उन भर्तियों में आपने देखा कहीं भर्ती घोटाला आया, कहीं HPSC का घोटाला, SSC का घोटाला, दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई।
30 बार पेपर लीक हुए। आज ना सरकारी रोजगार, ना कहीं निवेश हुआ, ना बड़ी कोई कंपनी आई, ना औद्योगिक क्षेत्र आया, तो ना सरकारी रोजगार, ना कोई इंडस्ट्री, ना कंपनी। आज हरियाणा का नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर का सामना करने पे आज हरियाणा के रोजगार को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। जो प्रदेश विकास में आगे था वो बेरोजगारी में आगे, महंगाई में आगे, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, 3 गुना कर्जा हो गया। और उस कर्जे के और अर्थव्यवस्था को करने के लिए वेट सबसे ज़्यादा, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है पूरे देश में, आज वो हरियाणा प्रदेश में। आज आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय गैस का सिलेंडर 400 रुपये, बीजेपी वाले बड़े प्रदर्शन करते थे। आज कितने का है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने का हो गया? कितने? 1100 तड़के गए थे। भाई तड़के गया था, 1115 का पाया। जची नहीं, क्योंकि नारा था 400 रुपए का सिलेंडर पे फोटो लगा के, और बड़ा बड़ा नारा था कि भाई बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। इश्तिहार देखूं तो थारी नहीं जची, और थारी बात मानूं तो इश्तिहारा की नहीं जची भाई। मगर आपके सामने है, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, महंगाई में देश में सबसे आगे, लाठी लोगों पे 5 गुना हो गया जी कर्जा, 3 गुना 5। अच्छा जी सुभाष जी मेरे को करेक्ट कर रहे हैं, 5 गुना कर्जा हो गया। और लाठियों में देश में सबसे आगे। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको सरकार ने, जिस वर्ग से लाठी की भाषा में बात नहीं की हो। किसान से लेकर कर्मचारी तक, ग्रामीण सफाई का कर्मचारी और चौकीदार और मनरेगा के वर्करों से लेकर आंगनवाड़ी की हमारी महिलाओं से लेकर और ये सरपंच भी है ना। तो लाठियों में आज वो प्रदेश लाठी में सबसे आगे, लाठी की भाषा में, लाठी चार्ज में सबसे आगे, और भ्रष्टाचार में सबसे आगे। ये जो सरकार बनी है, मैं भ्रष्टाचार की बात जो कह रहा हूं आपसे, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। ये जो सरकार बनी, जेजेपी और बीजेपी की, दुष्यंत चौटाला ने समझौता किया बीजेपी के साथ, वो प्रदेश को आगे लेके जाने का समझौता नहीं किया। आपको पता है ये समझौता भ्रष्टाचार की छूट के आधार पे समझौता हुआ, भ्रष्टाचार के नाम पे समझौता हुआ। इलेक्शन से पहले आपको पता है बीजेपी का नारा था, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, क्या करते कि नहीं क्या करते? एक क्या करता 75 पार, दूसरा क्या करता बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? दोनों बन गए पक्के यार। और प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। ऐसी भ्रष्ट सरकार, समझौता हो गया, महकमे बटे, दोनों ने महकमे बांटे। इस नाम पे महकमे नहीं बांटे कि भाई काम किससे फालतू होगा, भाई नहर का महकमा ले ले, किते पानी की समस्या है, किते जल भराव की समस्या है, उसका समाधान निकलेगा। ये नहीं, लोगों का काम किससे होगा, ये महकमे नहीं बांटे गए। महकमे बांटे गए कि कमाई किससे फालतू होगी। शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, पंचायत राज का किसके पास जाएगा, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास जाएगा। बाकी भाई कौन सा महकमा कौन ले गया, सरकार में कौन बढ़ गया, कौन आधा जिम्मे है, और कौन सा खोपर बढ़ के पूरा जीवन लग रहा है, ये हम क्या बताएंगे? दादा गौतम बता देंगे, नारनौल वाले। बताया था कि नहीं बताया था दादा गौतम ने? ये भ्रष्टाचार के आधार पे खुली बात कह रहे हैं। दादा गौतम का बयान आया कि भाई खोपर बढ़ गया, सरकार में पूरा जीवन ले रहा है, एकला जीवन लग रहा है। ये भ्रष्टाचार के आधार पर सरकार बना दी। हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की गर्त में धकेलने का उनको भूल गए, हरियाणा वासियों को भूल गए और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। ये स्थिति आज हरियाणा की है, भ्रष्टाचार में। मगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर ये काम नहीं करते, मैं बड़ी गहराई से कहना चाहता हूं, अगर ये काम नहीं करते तो भी हम काम चला लेते। अगर ये मान सम्मान कम से कम करते, मेरी बात दोबारा सुनना, काम नहीं करते लेकिन केवल अपना मान सम्मान करते हरियाणा वासियों का, तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इनने तो काम तो किया नहीं, हरियाणा को नुकसान पहुंचा दिया, पीछे कर दिया।
हरियाणा का भविष्य बिगाड़ दिया, लोगों को आपस में उलझा दिया, कहीं धर्म पे कहीं जाति पाति पे, काम कुछ हुआ नहीं। लेकिन मान सम्मान, आपके मान सम्मान पे चोट पहुंचाने का काम इन्होंने किया। लगातार 1 साल तक किसान बैठा रहा, 1 साल तक। हर रोज इन धरनों से शव वापस आते थे। 750 घरों के चूल्हे बुझ गए, 750 घरों के चिराग बंद हो गए, मगर किसी ने परवाह नहीं करी, किसी ने पूछी नहीं। उस समय हम जाते थे देश की संसद में, मैं जाता था, आवाज उठाता था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरा दुर्भाग्य भी था, मैं सौभाग्य नहीं कहूंगा, दुर्भाग्य कि हरियाणा प्रदेश में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। विपक्ष में एकमात्र मैं प्रयास करता था कि मैं आवाज उठाऊं संसद में, उस समय बोलूं कि देश की किसान की सुनो, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द आप कहो। अगर किसी धरने प्रदर्शन पे अगर किसी की सेहत बिगड़ जाती है तो प्रशासन की में हड़कंप आ जाती है, और यहाँ पे शव वापस आ रहे हैं, ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी देश के नागरिक हैं। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का पति है, ये घर उजड़ रहे हैं। आप कम से कम, ये बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कई कई दिनों से बैठे हैं, घर बार छोड़ के बैठे हैं, कम से कम इनके प्रति सहानुभूति के 2 शब्द कहो। और बात नहीं मानते तो अपमान मत करो, लेकिन खिल्ली उड़ाई जाती थी संसद में। जब मैं खड़ा होता था तो मजाक उड़ाया जाता था, खिल्ली उड़ाई जाती थी। मैं उसी संसद में, जिस संसद में पिछले 19 साल से आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है, शायद मेरी उम्र में लगातार देश की सबसे बड़ी पंचायत में 19 साल लगातार किसी को यूं अवसर नहीं मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, लोग, आपका बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। लेकिन वो जो समय था, मैं इतना उस समय किसी सांसद के साथ बैठ के साथ पानी पीने का जी भी नहीं करता था। ये अपमान, अगर काम नहीं करते तो भी काम चला लेते, लेकिन ऐसा अपमान, और केवल किसान का अपमान नहीं, किसान का अपमान, गरीब आदमी का अपमान, सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की, मकान की, राशन कार्ड कटने लग रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों ने करनाल में घेराव रखा, जब मनरेगा का बजट 1/3 कर दिया, गरीब आदमी का मनरेगा का बजट जो हमारे समय की स्कीम थी, उन पे लाठीचार्ज। सफाई कर्मचारी, चौकीदारों ने पंचकुला के अंदर जुलूस निकाला, जहां पर सरपंच जुलूस निकाल रहे थे, उन पे लाठीचार्ज। गरीब आदमी पे, किसान के मान सम्मान, गरीब आदमी का मान सम्मान, आंगनवाड़ी, हमारी महिलाओं का आंगनवाड़ी, आशा वर्करों पे वाटर कैनन, लाठीचार्ज। यहां तक कि हमारे खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। पद लाओ पदक पाओ की नीति थी, उस नीति के अनुसार हमारे प्रदेश के खिलाड़ी, 750 से ज्यादा खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पे, जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, अलग अलग पदों पे नियुक्ति मिली थी बिना भेदभाव के। भाई योगेश्वर दत्त, क्योंकि वो देश की गौरव है, चाहे भालू के खिलाफ इलेक्शन में लड़े हुए थे, लेकिन देश के गौरव है। भाई योगेश्वर दत्त से लेकर हमारी बहन बबीता फोगाट तक, और खेल मंत्री संदीप सिंह तक, सबको उस समय जब अपनी सरकार थी तो बिना भेदभाव के, बिना देखे कि कौन कहां से, सबको नियुक्ति मिली थी। लेकिन एक ऐसी सरकार आई कि नीति बंद कर दी। और तो और छोड़ो, अभी पीछे जंतर मंतर पे हमारे खिलाड़ी बैठे, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी बैठे, हमारी बहन साक्षी मलिक, मोखरा गांव की बेटी, ओलंपिक के अंदर 2 ही मेडल आए थे, 9 साल हो गए, दर ठोकरे खा रही है। किसी ने अपॉइंटमेंट नहीं दी, लेटर नहीं दी, किसी ने कोई नियुक्ति नहीं दी। और जंतर मंतर पे जब बैठ के उन्हें धरना दिया खिलाड़ियों ने, तो धरना दिया तो बीजेपी के सांसद का बयान आया कि भाई ये एक प्रदेश से हैं, एक धर्म जाति से। जब देश का तिरंगा ऊंचा हो रहा था, 60% ओलंपिक के मेडल वहां बैठे थे जंतर मंतर पे, जब तिरंगा ऊंचा होता था और जनगण मन की गूंज दुनिया के कोने कोने में जाती थी, तब किसी को एक प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा था। आज उन खिलाड़ियों की भर्ती पे रोक लगा दी इस खट्टर सरकार ने। ना काम करते तो भी काम चला लेते, लेकिन आपका मान सम्मान छीनने का काम इन्होंने किया। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी इकट्ठे हुए, कहा कर्मचारियों को कि बजट नहीं है। अरे जब राजस्थान कर सकता है, जो हमसे एक समय में पीछे था प्रदेश, हिमाचल कर सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम, पंजाब कर सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम, दिल्ली, चारों तरफ हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम कर सकते हैं, खट्टर सरकार नहीं कर सकती। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। एक ये सरपंच रह रहे थे
सरपंचों के भाई मान सम्मान। सरपंचों आज अभी महम में गए हुए थे, ये धर्मेंद्र वगैरह कई आए हुए थे अपना, तो महम में मदीने गांव में से बाहर निकले तो 3-4 गांव के सरपंच, एक निंदाना का सरपंच बबला, एक अपना जो है बागपुर गांव का की हमारी सरपंच जो प्रोफेसर शेर सिंह का गांव था, आप जहाँ, वो कई सरपंच वहां पे मिले। एक किसी का हाथ टूट रहा था, किसी का गोडा टूट रहा था। इज्जतदार आदमी है भाई। सरपंचों पे लाठी चार्ज परसों, अरे भाई कम से कम बात नहीं करे, उनका काम नहीं करना तो इज्जत तो दो। लेकिन ये तो इज्जत के गाहक हो रहे हैं घमंड में, ये तो घमंड में है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर छोटे बच्चों को बैठना पड़ा स्कूल में। और एक और मैं बताऊं, ये मंत्री भी छाट छाट के बैठा हुए हैं, इसे ऐसे मंत्री बैठा हुए हैं जिस महकमे का मंत्री उस महकमे में जो जिसकी का काम पड़ जाए उसे की बेइज्जती करने खातिर। किसान आंदोलन चला तो जो कृषि मंत्री है वो उन्होंने किसान के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं कहा, किसान का मजाक उड़ाया, बोला भाई उपद्रवी है, पाकिस्तान से कहाँ से, चीन से फंडिंग हो रही है, आपको याद होगा। वो तो कृषि मंत्री। खेल महकमे का मंत्री ऐसा बना दिया कि खिलाड़ियों का ही शोषण का आरोप उस पर लग रहा है। शिक्षा मंत्री ऐसा बना दिया कि बच्चे स्कूलों के आगे बैठे कि बस स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, सरकारी शिक्षक भर्ती करें, वो बच्चों के स्कूलों के बच्चों का मजाक उड़ा रहे। और पंचायत मंत्री ऐसा बना दिया जो सरपंचों ने चोर बताओ भाई, यह बात है ना। और मुख्यमंत्री ऐसे बन गए हरियाणा के, जो बयान दे रहे हैं, गोहाना में बयान देके गए थे। प्रजातंत्र में कुछ गरिमा होनी चाहिए, कुछ नैतिकता होनी चाहिए, शब्दों की भाषा में भी कुछ कहीं ना कहीं संयम होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब कह रहे हैं हरियाणवी, बोला भाई हरियाणवी कंधे से नीचे मजबूत है, ऊपर कमजोर है। अगर आपकी ये धारणा है तो आपको कोई अधिकार नहीं है हरियाणा प्रदेश जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में भविष्य चौपट करने का, आपको कोई अधिकार नहीं। आप हरियाणा का वासियों के बारे में अगर आप ये धारणा रखते हैं, ये लड़ाई है हमारी, हरियाणा को आगे लेके जाने की लड़ाई है, आपके मान सम्मान की लड़ाई है। और इस लड़ाई को आप छोटी लड़ाई मत समझना, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसको छोटी लड़ाई मत समझना। इनसे लड़ने का मेरा तो तजुर्बा पिछले कई वर्ष से हम लगे हुए हैं। पिछली बार संसद में विपक्ष में 2 थे, एक मैं था, एक दुष्यंत था, अब वो भी वहां पे चले गए। और इस बार विपक्ष में मैं अकेला वहां पे इनसे लड़ाई लड़ता हूं। सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया की बल भी इनके पास है। ये वाले मीडिया वाले तो ठीक है हमारे भाई, लेकिन ऊपर ले इनके पास है, ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं, तो ये ऊपर ले, तो ये हर तरीके से भाई इस लड़ाई को आप छोटी लड़ाई ना समझना। और हमारे अगली आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। ये जो इस बार फैसला होगा, इस बार जो फैसला होगा आने वाले समय में को दिशा वो फैसला देगा। अगर ये बदलाव जो पिछली बार आप परिवर्तन चाहते थे, हरियाणा में परिवर्तन हो गया तो हरियाणा आगे जाएगा, खुशहाली से देश में दोबारा बुलंदी पे हरियाणा पहुंचेगा। और कोई कसर रहेगी और तीसरी बार ये रिपीट हो गए तो उसमें बड़ा अपना नुकसान होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो छोटराम ने एक बात कही थी उसको मैं आज दोहराना चाहता हूं। उनने एक बात कही थी और वो आज अपने इस बात पे आप सोचना, तेरी बर्बादी के चर्चे लिखे हैं आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं पाएगी दास्तानों में। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत चीजों का फैसला होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये हमारी लड़ाई ठीक है, ईमानदारी की लड़ाई है, भाई इस लड़ाई में आप हमें अकेला तो नहीं पड़ने दोगे। मैं आज आपसे पूछने आया हूं भाई, इस लड़ाई में भाई कौन कौन साथ चलेगा इस लड़ाई में? एक बार हाथ उठा के भाई कौन कौन इस लड़ाई में। और देखो, इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। हाँ ना, ठीक बात है। देखो भाई, इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। हमारा जो प्रोग्राम है, हमने संकल्प किए, 5-7 संकल्प किए हैं हमारे हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के। हाथ से हाथ जोड़ो। आप बोलना अंकल, थोड़ा सा आपने ड्रिंक्स कर रखे हैं इसीलिए बाद में बोले, आपने थोड़ा सा ड्रिंक्स कर रखे हैं अंकल इसीलिए बाद में। हाथ से हाथ जोड़ो। हाँ,
ठीक है आज में तो कल हाँ जी अंकल सर, तो हाथ से हाथ जोड़ो, हमारा संकल्प है 2-4 हाथ से हाथ जोड़ो, मतलब हर भाई को, हर भाई छत्तीस बिरादरी के हर भाई को दूसरे भाई से प्यार की, प्रेम की डोर से जोड़ो, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि गरीब को आर्थिक खुशहाली से जोड़ो। हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट, आज हम संकल्प करते हैं दोबारा योजना शुरू करेंगे। हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के मकान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, किसान को एमएसपी की गारंटी और स्वाभिमान और सम्मान से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। बड़े बुजुर्ग को हम संकल्प करते हैं, बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, ये हमारा हाथ से हाथ जोड़ो। महंगाई से बचाने के लिए भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, हर परिवार को 300 इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो। कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवान को रोजगार से जोड़ो, 2 लाख नौकरी जो इन्होंने खत्म करी है उनको दोबारा से बहाल करके उनको जोड़ो। तो भाई ये हमारे संकल्प है, इन संकल्पों में आपका साथ मिलेगा तो एक बार हाथ उठा के भाई, इसमें भाई एक बार हाथ उठा के भाई इन संकल्पों में आपका साथ मिलेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद।